शेयर बाजार का नंबर 1 कंपनी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर आज ही के दिन हम लोग को देखने को मिलने वाले थे। एंड परंपरा के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस हमेशा फ्राइडे के दिन ही नंबर रिलीज करता है एंड हमेशा बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही हम लोग को इनके नंबर देखने को मिल जाते हैं। सो वही परंपरा आज भी उन्होंने जारी रखी हुई है। ठीक है, सो कैसे रहे रिलायंस के नंबर, वो एक पढ़ने वाली बात होगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से नंबर कैसे हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नंबर कैसे हैं, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। एंड जो भी रिएक्शन रहेगा वो हम लोग को मंडे के दिन बाजार में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट सबसे पहले इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो चलिए आज के दिन बाजार ने ठीक किया, बट फिर भी बिग पिक्चर की बात करें तो हमारा बाजार 20,000 प्लस चल रहा था एंड बीच में अभी हम कल के दिन बात करें तो 19,000 के भी नीचे चला गया। तो ऐसे माहौल में रिलायंस इंडस्ट्री के ओर से कॉन्ट्रीब्यूशन बाजार में चले जाना पॉजिटिव टोन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रिलायंस के नंबर अच्छे आना ये बाजार के लिए हमें कह सकते हैं एक अच्छी बात यहाँ पे साबित हो सकती है। बट एक्चुअल में नंबर कैसे आए रिलायंस इंडस्ट्री के, तो चलिए अभी वही देख लेते हैं। सो रिलायंस की बात करें आज के दिन बाजार क्लोज हो जाने के बाद नंबर आए तो आज के दिन तो ये ठीक है, कितना भागा है, 0.25% यहाँ पे भागा है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं बाजार में भी थोड़ा बहुत हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। HDFC बैंक भी भागना इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये बड़े स्टॉक्स है। सो अभी रिलायंस के एक्चुअल नंबर कैसे रहे एंड मंडे के दिन यहाँ पे क्या होगा तो इसको एक एक डिकोड यहाँ पे कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं रिलायंस के नंबर की ओर। कंसोलिडेटेड नंबर्स हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने कहा कि देखिए डायरेक्टली ऐसे नंबर नहीं पढ़ना है 10, 15, 20, 30 ऐसा नहीं पढ़ना होता है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी होती है कि भाई ये रिलायंस इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, हाथी बोलते हैं इसको। तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम लोग को कोई सुपर डुपर ग्रोथ तो देखने को नहीं मिलेगी। एक एवरेज परफॉर्मेंस हम लोग इससे एक्सपेक्ट करते हैं। एवरेज परफॉर्मेंस मतलब कैसे कि भाई 5 साल में डबल करके दे, तो वैसे ही यहाँ पे एक एवरेज ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चलना कि भाई प्रॉफिट क्या डबल होगा क्या, अरे प्रॉफिट डबल कैसे होगा यहाँ पे। ठीक है, 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ के इनके प्रॉफिट क्या 40,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कैसा होता है 15,000 करोड़ का प्रॉफिट 15,500 हो जाए, 16,000 हो जाए, ठीक है, बट डबल नहीं होगा। तो उस हिसाब से ये पहले मेंटली हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को समझकर नंबर पढ़ना होता है, तो नंबर पढ़ने का कोई अर्थ है। वरना तो क्या बस नंबर ऐसे 10 का 15, 15 का 20 ऐसा पढ़ के कोई सेंस नहीं है। तो चलिए अभी एक एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले तो भाई देख लेते हैं कि सीक्वेंस ठीक है कि नहीं। सितंबर, जून, सितंबर हमेशा की तरह सीक्वेंस ठीक है। जितने भी फिगर्स है सबके सब रुपीज़ इन करोड़ में है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम के साथ कितना है, 2,38,797 करोड़। ये इस वक्त का कंपनी की टोटल कमाई है। इस क्वार्टर की बात करें तो पिछले 3 महीने पहले की बात करें जिसको हम लोग क्वार्टर 1 कहते हैं, तब था 2,14,644 करोड़ और उसके पहले था 2,35,690 करोड़ के आसपास। तो मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें कंपनी का एक साल के भीतर भीतर जो इसी क्वार्टर का जो इनकम है कमाल का ग्रो हुआ है। 2,35,000 करोड़ से 2,38,000 करोड़ के रेंज में आ चुका है। एंड पिछले 3 महीने पहले 2,14,000 करोड़ था, वो हो चुका है 2,38,000 करोड़। मतलब क्वार्टरली तो और भी शानदार ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। बट ये तो बात इनकम की हो गई। आपको पता ही है इनकम देखकर तो हम लोग नाच नहीं सकते क्योंकि इतना कमाने के लिए खर्चे भी तो करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2,38,000 कमाने के लिए 2,40,000 का खर्चा किया, भाई लॉस में चली जाएगी कंपनी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलायंस थोड़ी ना लॉस में जाएगी। बट चलिए इतना कमाने के लिए कितना खर्चा किया है, 2,12,000 करोड़ का खर्चा है। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था 1,90,000 और उसके पहले 2,15,000। तो इनकम से क्या करेंगे, एक्सपेंसेस खर्चों को हटा देंगे तो हाथ में बचेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। अभी रिलायंस है भाई, लॉस की तो बात होगी नहीं, प्रॉफिट की बात होगी। हाँ प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, तो प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट बिना किसी टैक्स का कितना है, तो ये है दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट बिना एडजस्टमेंट वाला 26,490। तो चलिए 26,500 करोड़ पकड़ लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था 24,300 करोड़ और उसके पहले 20,200 करोड़। थोड़ा राउंडेड पकड़ लिया। तो बताने का मकसद क्या, ईयरली शानदार जंप है एंड क्वार्टरली भी अगर हम लोग बात करें तो शानदार ही जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्वार्टरली ईयरली कंपनी का NPBT भी हम लोग को कमाल का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जब इनकम अच्छा होता है ना दोस्तों तो यूजुअली आने वाली चीज़ें भी अच्छी देखने को मिल जाती है 90% केसेस में। ठीक है, 100% नहीं। सो ये 90% केस ही हम लोग को लग रही है कि कंपनी के आने वाले सभी जो पैरामीटर्स रहेंगे वो कमाल करेंगे। मतलब अभी इसके बाद सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, छोटे मोटे यहाँ पे इंटरनल एडजस्टमेंट रहेंगे और उसके बाद फाइनल प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर जो न्यूज़पेपर के ऊपर आर्टिकल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये वाला कितना 19,878। ठीक है, 19,878 करोड़ ये है रिलायंस का इस वक्त का प्रॉफिट। लास्ट टाइम कितना था 3 महीने पहले 18,258 करोड़ एंड एक साल पहले सेम क्वार्टर में था 15,500 करोड़। तो ईयरली क्या शानदार परफॉर्मेंस है। देखिए 15,500 से लगभग 20,000 को टच किया था इन्होंने। तो एकदम ही कमाल का प्रॉफिट जंप देखने को मिल रहा है। एंड पिछले 3 महीने पहले था 18,258 करोड़, कितना हो गया 19,878 करोड़। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, जो कि एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर रहेंगे उनको तो इस नंबर से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट
छोटा मोटा हाँ ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ऊपर नीचे हो सकता है अनुमान के हिसाब से, उसके ऊपर अभी हम लोग आएंगे थोड़ी देर बाद। बट एक लॉन्ग टर्म वालों को मुझे नहीं लगता कि ये नंबर देखकर वो ये कहेंगे कि अरे बाप रे ये क्या नंबर दे दिया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग टर्म वाले के लिए कमाल के नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे ओनर्स ऑफ द कंपनी की भी बात करें जो कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए देखने को मिल जाता है, वो भी कितना है 17,300, 16,000 और 13,656। तो मतलब वही सिनेरियो हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड फॉर्मेलिटी भी ईपीएस के माध्यम से कर ही लेते हैं। तो ईपीएस कितना है 25.71, 23.66, 19.92। तो 19 के रेंज वाला ईपीएस 25 के रेंज में चला गया, इनफैक्ट मोर देन दैट। एंड 23.66 का ईपीएस 25.71, मतलब हर एक पैरामीटर इनकम, एनपीबीटी, एनपीएटी, प्रॉफिट जो कि हम लोग को ओनर्स ऑफ द कंपनी के लिए एट्रीब्यूट देखने को मिल जाता है वो भी, ईपीएस भी, मतलब सब कुछ ही बढ़िया नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म वालों को तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ, अब आ जाते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म वालों के लिए। शॉर्ट टर्म वाले मतलब क्या, वो दाव लगाते हैं कि भाई अभी के हिसाब से परफॉर्मेंस कैसा होगा उस हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोगों को नहीं चलना है। तो शॉर्ट टर्म वालों ने यहाँ पे जो सोचा था, क्या सोचा था कि कंपनी का इनकम कितना होना चाहिए, तो क्या उसको बीट किया है? तो यस, इनकम को बीट किया है। अभी ये इसका एग्जैक्ट आपको कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग एस्टिमेशन होते हैं। ठीक है, किसी ए का एस्टिमेशन अलग हो सकता है, बी का अलग हो सकता है, सी का अलग हो सकता है, डी का अलग हो सकता है, जेड का अलग हो सकता है। ठीक है, बट फिर भी एक एवरेज अनुमान भी अगर हम लोग पकड़ ले तो टोटल इनकम जो अनुमान किया गया था उससे ऊपर ही नज़र आ रहा है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो वो भी जो एक्सपेक्ट किया गया था 19,500 के रेंज के आसपास, वो 19,800 नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म वालों को भी अगर मैं कहूँ तो माइट भी इतनी तकलीफ होनी नहीं चाहिए। बट फिर भी ये सब्जेक्टिव टॉपिक है, अलग अलग यहाँ पे हम कह सकते हैं अनुमान के हिसाब से अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम कह सकते हैं कि कंपनी जो एक स्टैंड लेके चलती है, भाई 5 साल में एटलीस्ट हम आपका पैसा डबल करने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार के नंबर से 5 साल में डबल की जर्नी कंपनी जरूर तय यहाँ पे कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कंपनी के कंसोलिडेटेड सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, क्योंकि रिलायंस के अलग अलग पैरामीटर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, पिलर्स देखने को मिल जाते हैं। तो कमाई जो यहाँ पे हुई है, इतनी बड़ी कमाई 2,80,000, 2,30,000, तो यहाँ पे आपको पता ही है O2C बिजनेस, ऑयल टू केमिकल, जो कि रिलायंस का एक्चुअल मेजर बिजनेस है, तो कितना कमाई है, क्योंकि यहाँ पे विंडफॉल टैक्सेस से रिलेटेड भी बहुत सारे एडजस्टमेंट देखने को मिलते थे। बट स्टिल आप यहाँ पे कह सकते हैं पिछले क्वार्टर के हिसाब से अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ईयरली बात करें 159 का 147 फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिल जाते हैं, क्रूड ऑयल का फ्लक्चुएशन रहता है, जैसे मैंने कहा विंडफॉल टैक्सेस का भी बहुत सारा एडजस्टमेंट रहता है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें, पहले तो रिलायंस सिर्फ O2C से रिलेटेड इंटरेस्टेड थे लोग, बट बाद में सारी चीज़ें चेंज होती हुई देखने को मिली। किस चीज़ के चलते? यस, रिलायंस रिटेल एंड रिलायंस डिजिटल, जिसको हम लोग जियो कहते हैं। ठीक है, तो उनका परफॉर्मेंस कैसे है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बट चलिए उसके पहले ऑयल एंड गैस भी देख लेते हैं, 6620, 46 एंड 38, तो चलिए ये भी ठीक है, ये तो इनका छोटा मोटा परफॉर्मेंस है। अभी आ जाते हैं रिटेल की ओर। रिटेल का परफॉर्मेंस है 77,000 करोड़ से भी ज़्यादा, जो कि 3 महीने पहले था 69,900 के आसपास, और 1 साल पहले था 64,930। तो रिटेल का तो परफॉर्मेंस एकदम तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। काश ये अलग से लिस्ट हो जाता। ठीक है, अभी ये लिस्ट करेंगे नहीं करेंगे तो इनका फ्यूचर का यहाँ पे प्लान है, वो तो देख ही लेंगे हम लोग। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिजिटल सर्विसेज, जियो का क्या परफॉर्मेंस है 32,600, 32,000 एंड 29,000 के रेंज में। मतलब जियो एंड रिटेल अभी भी जो मतलब बोलते हैं ना, इनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है, वो वैसा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर भविष्य में कभी रिटेल एंड जियो अगर अलग हुआ ना, तो मुझे लगता है लोग रिलायंस की ओर देखना धीमे धीमे कम ही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अलग से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे ना। ठीक है, बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं ऐसा तो हुआ नहीं है, सिर्फ JFS, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग यहाँ पे हुआ है। एंड अदर सेगमेंट की बात करें 19, 17, 20, इसी के अंडर हम लोग को बाकी चीज़ें भी इनके बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो कंपनी जैसा परफॉर्मेंस दिखाती है वैसे हम लोग को देखने को मिला है। मतलब हमेशा इनके परफॉर्मेंस हम लोग को ऐसे ही धीमे धीमे करके बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि एकदम एक्सेप्शनली ग्रोथ करके, बट फिर भी डिसेंट नंबर हम लोग को देखने को मिले। हाँ, इतना तो मैं एटलीस्ट कह सकता हूँ कि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने नंबर देखे थे, बाप रे बाप, वो तो बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिले थे। उस हिसाब से ये देखा गया तो भाई ये तो मतलब कई गुना अच्छे नंबर है, इतना भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। हाँ, अभी रिलायंस इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा वो मंडे के दिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि यूजुअली हम लोगों ने देखा है नंबर्स कैसे भी आ जाए, शेयर बाजार में हम लोग को बाद में गिरावट ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये सिर्फ इधर की बातें नहीं है, अब अमेरिका का बाजार भी देख लीजिए, बड़े बड़े कंपनी नंबर दिखा रहे हैं उसके बाद पिटाई ही खाते हैं। ठीक है, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन का वो शिकार होते हैं। हाँ, बट एवरेज जो इनका परफॉर्मेंस होता है उनको वो मीट करने की कोशिश करते हैं। मतलब 5 साल में डबल है क्या? तो ये देखिए 5 साल में कितना है, डबल करके तो यहाँ पे दे रहे हैं। मतलब चलिए अपने मतलब जो एक नॉर्मल शेयर होल्डर जो एक्सपेक्टेशन लेकर इसमें आता है उसको तो ये अपना टारगेट फुलफिल करके देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तो ये सक्सेसफुली हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिले। और ये इस प्रकार के जो नंबर है उससे शायद से कोई दिक्कत होनी तो यहाँ पे नहीं चाहिए। तो चलिए अभी देख लेंगे मंडे के दिन बाजार का रिएक्शन कैसा होता है करके, क्योंकि ये निफ्टी में भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देता है। बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इंटरेस्टिंग नंबर देखने को मिले, एटलीस्ट एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर से तो कई गुना अच्छे नंबर देखने को मिले हैं। सो ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो।